Hello students, welcome to the foundation course of class 9th. Today we will study chapter number 3, that is gravitation. So first we discuss what is gravitation. Gravitation is the force which is applied between any two masses of this universe. It is the weakest force in this universe. Weakest कैसे? मान लो अगर अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, आपके कमरे में आपके सामने कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, वो भी तो मास है, कोई एक छोटे मास है, बट वो क्या कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे को किसी एक फोर्स से खींच रहे हैं। पर क्या वो आप फोर्स आपको महसूस होता है? मैग्नेटिक फोर्स इससे स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फोर्स जब आप मैग्नेट्स को एक सर्टेन डिस्टेंस पे ले आते हैं तो आपको फील होने लगता है कि हाँ मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है इस यूनिवर्स के किसी भी दूसरे मास पे, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन लगता है। नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ ये पुल होता है, सिर्फ अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, रिपल्शन नहीं होता ग्रेविटेशन में। मैग्नेटिक फोर्सेज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, देयर इज नो रिपल्शन। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफाइंड कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स which is applied between any two masses of this universe which are placed on a certain distance. Like अगर ये m1 है, दूसरा मास है m2 और ये एक दूसरे से r लेंथ पे सेपरेटेड है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इन मासेस की, बाय वर्च्यू ऑफ दीज मासेस। ओके, अब इसके बाद इस ग्रेविटेशन को, ये था तो ऐसा तो नहीं था कि जब से धरती बनी तब से एग्जिस्ट नहीं करता था। इट वॉज एन एग्जिस्टिंग फोर्स, या हमेशा लगता था दो मासेस के बीच में, लेकिन और धरती हमेशा खींचती थी हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। ठीक है, लेकिन जब न्यूटन आए, जिसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन ग्रेविटेशन, सो न्यूटन ट्राइड टू डिस्कवर दिस फोर्स इन अ मैथमेटिकल वे। उन्होंने इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया जिससे हमको एक सर्टेन वैल्यू मिली कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, या किसी भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी को कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, सो फर्स्ट थिंग वाज ग्रेविटेशन वाज नॉट इन्वेंटेड बाय न्यूटन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। उन्होंने सिर्फ इसको फॉर्मुलेट किया, दुनिया को बताया कि ये फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोल सकते हैं। उसके पहले हम जानते नहीं थे, हमको लगता था कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है। आपने कहानी सुनी होगी, न्यूटन के सर पे सेब गिरा था और तमाम चीज़ें। ठीक है, बट उन्होंने सिर्फ फॉर्मुलेट किया इस प्रोसेस को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को। ओके, तो न्यूटोनियन ग्रेविटेशन, न्यूटन ने कैसे इसको डिफाइन किया? न्यूटन ने बताया कि व्हेन टू मासेस लाई आर डिस्टेंस सेपरेटेड। ठीक है, दो मास रखे हुए हैं, उनके बीच में एक आर डिस्टेंस है, जैसा कि हमने यहाँ बताया। तो उन्होंने बताया न्यूटन ने कि फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ मासेस, m1 और m2 के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि इनमें से कोई भी मास की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा हमेशा मल्टीपल पे। ओके, उसके बाद उन्होंने और एक फॉर्मुलेशन और एक एक्सपेरिमेंट या कहें कि हाइपोथेसिस दी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इनके डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको आप, दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट, व्हेन एनीथिंग is proportional, any quantity A is inversely proportional to square of the quantity B, इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ आप जब बड़े हो जाएंगे 11th या 12th में, अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे, अगर क्या आप लोग अगर फाउंडेशन की तैयारी करें तो पढ़ेंगे, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी ये देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्सेस में भी देखेंगे। हम लगभग हर उस फोर्स में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी भी तरीके से सेम टू यू कैन से
कंपेरेबल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो सब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो न्यूटन ने जब इसके फॉर्मुलेशन को बताया तो उन्होंने पहली चीज बताई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू कैन स्टॉप द स्लाइड एंड राइट डाउन वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ओके। तब अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो वी कैन से दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अब ये प्रोपोर्शनलिटी तो हमने निकाल ली है, बट हमको इक्वलिटी निकालनी पड़ेगी ना। अगर हम किसी चीज को फॉर्मूले में प्लेस करते हैं तो हमको ये पता करना होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS, बट देयर इज नो इक्वलिटी साइन। फॉर एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी बिटवीन देम हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ा। बाय न्यूमरस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने ये फाइंड किया दैट कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके बच्चों, व्हाट इज दिस कैपिटल G? इस कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये एक कांस्टेंट है जो कि न्यूमरस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको मिला, जिसको हमने कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो हमने निकाली तो क्या निकला? G की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसका हम निकालते हैं डायमेंशन। मैं यूनिट ऐसा नहीं लिखूंगा, आप देखो हाउ वी फाइंड द यूनिट ऑफ दिस। ओके, हम यूनिट कैसे फाइंड करते हैं? मान लो हम क्या लिखेंगे, G इज इक्वल टू, वी विल राइट F इंटू R स्क्वायर अपॉन m1 m2। we'll learn this process, we'll not learn anything, but we will not focus upon memorizing, we'll just learn these things how we find it। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। ओके, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वी कैन से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास की यूनिट क्या होती है? केजी। तो 2 बार मास है तो हम लिखते हैं केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। ओके, करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने इसको फॉर्मुलेट किया और इस तरीके से हमें बताया कि हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, बिटवीन एनी टू सेलेस्टियल बॉडीज। तो अब बताइए अब अगर हम समझना चाहें कि जब मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो वो अचानक से अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता? ठीक है, इस क्वेश्चन का हम आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। सपोज दिस इज ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ओके, ये है अर्थ और ये है मून। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो इमेजिन करो मून जा रहा है ऐसे, तो मून अर्थ पे गिरता नहीं, बल्कि मून कहाँ चला जाता? सीधा चला जाता ना, क्योंकि कोई इसको खींच ही नहीं रहा था। देयर वाज नो फोर्स और नो ऑब्जेक्ट व्हिच वाज अट्रैक्टिंग द मून। सिर्फ ये ग्रेविटेशन फोर्स ही है जो इसको अट्रैक्ट करता है। तो मून क्या करता है? इस पाथ पे आता है और इसके चारों तरफ घूमता है। तो हम लिख देते हैं विदाउट ग्रेविटी एंड दिस इज विद ग्रेविटी, पाथ विद ठीक है। अब मून अगर यहाँ पे आ रहा है, मान लो अब इस टाइम पे मून यहाँ पर है, तो ये किसी एक v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस पे एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स जो लगेगा
ये फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू होगी mv² अपॉन r। r मतलब द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। और इस फोर्स को बैलेंस कौन करता है? इसको बैलेंस करता है यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी g। इस एफ जी की वैल्यू क्या होगी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून का स्क्वायर। ओके, this will be the value of gravitational attraction force between earth and moon। okay, हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जाननी जरूरी है, बहुत सटल नॉलेज इन कॉम्पिटिशन्स। व्हाट यू नीड टू नो द इज along with the numerical formula, how you solve the numerical, you need to know very subtle concepts about every topic whatever is in your syllabus। ठीक है, तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशन के। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बस हम इसको एक बार लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे ताकि हमको ये चीजें याद रहें। पहला, दिस इज यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब कि हमेशा दो बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स की, बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी रिपल्शन नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया था ना, मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फोर्सेस तो आपने क्लास 6 में पढ़े ही होंगे। मान लो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और अगर कोई भी अनलाइक चार्जेस होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पर ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशन यूनिवर्सली अट्रैक्टिव फोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इट acts along the line joining the two masses। तो अगर इसका कहने का मतलब है, अगर ये मास m1 है और ये मास m2 है, what it will do, it will act according the line। इसके सेंटर से शुरू होके ये इसके सेंटर तक लगेगा। सेंट्रल फोर्स ये इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही लगेगा, कहीं और किसी और तरीके से ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ अट्रैक्ट करेगा या ये सिर्फ अप्लाई होगा द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस। इसीलिए इसके मास को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग ही लगेगा। मान लो कोई हमारे पास तीसरी बॉडी आ गई कोई एक बॉडी हो गई ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दूसरी कोई एक बॉडी हो गई, इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा है। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ऑल्दो ये पार्ट नहीं है इसका, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो ये इसी के क्रॉस लगेगा हमेशा, सेंटर ऑफ मासेस के क्रॉस। ठीक है, दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, हमने क्या पढ़ा, ये हमेशा यूनिवर्सली अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग होती है दो मासेस की, उन्हीं के बीच में लगता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं, तीसरी होगी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी कि ये हमेशा जो पहला फोर्स होगा, अगर इस फोर्स की वैल्यू जो ये बॉडी m1 इस बॉडी m2 पे लगा रही है, अगर इसकी वैल्यू फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2, इस 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ये वाला होगा, फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2, और ये होगा फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1। तो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम होगी और वर्टिकली इन वेक्टर फॉर्म डायरेक्शनली ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर हम इसका इस पर निकालें तो आप जानते हैं हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही होगी,
Gm1m2/r², इस पर भी Gm1m2/r²। तो क्या होगा, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल ऑलवेज बी जस्ट अपोजिट, डायरेक्शनली अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शनली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बाकी इनमें कोई भी न्यूमेरिकल डिफरेंस नहीं होगा, न्यूमेरिकली दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो लिख लो न्यूमेरिकली सेम बट जस्ट डायरेक्शनली अपोजिट, डायरेक्शनली अपोजिट, और हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि एक्ट्स अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लग रहा है, और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो होगी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। जब धरती दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगाती है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा बड़ा है, Gm1m2/r² में अर्थ का मास बहुत ह्यूज है, इसलिए हमको ये फील होता है, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूं तो ये नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटी इस पे लग रही है और हमें दिख रही है। बट नेचुरली क्या होता है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। अर्थ में हमें इसलिए पता लगता है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अगर अर्थ का मास बहुत ज्यादा नहीं होता तो हमको ये दिखता नहीं। मान लो अगर हम, जैसा न्यूटन भैया ने कहा था कि ये दोनों भी मास ही तो हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे लगे हैं, क्या आपको कभी इसके बीच में कोई अट्रैक्शन फील होगा क्या, क्योंकि इनके मासेस नेग्लिजिबली बहुत स्मॉल हैं, ठीक है। तो इनके बीच के डिस्टेंस में कितना भी कम कर दूं, इनको चिपका भी दूं, तो भी मुझे नहीं लगेगा कि ये एक दूसरे को किसी भी तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाई, द ओनली रीजन बिकॉज इट इज वेरी वीकेस्ट फोर्स, इसकी वैल्यू जो होगी बहुत कम आएगी, ठीक है। तो अर्थ से हमें क्यों फील होता है, क्योंकि अर्थ इज अ वेरी हैवी मास, ओके। दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टॉप द स्लाइड एंड राइट एवरीथिंग, ओके। नाउ फिफ्थ में क्या होता है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट डिपेंड्स directly, it depends directly on both masses m1 एंड m2, इन दोनों मासेस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, जो हमने न्यूटोनियन ग्रेविटेशन रूल में पढ़ा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, द मल्टीपल ऑफ m1 एंड m2, एंड inversely proportional to the square of the distance between them, ओके। तो अगर ये कोई भी दो मासेस हैं, ये मास है m1, ये मास है m2, इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², जो हमने ग्रेविटेशनल, न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल रूल में पढ़ा। दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। अब सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाने का मतलब नहीं है, बट आप सिर्फ इतना समझ लो कि इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्सेस जो बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे भी लगते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आप समझते हैं ना, क्या दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में बहुत छोटे छोटे कई सारे पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो चार्ज न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं, तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस
जो कि पॉजिटिव हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसा फोर्स है, उसमें हैवी फोर्स लग रहा होता है। अगर हमको न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो बहुत एम्पल अमाउंट में एनर्जी लगेगी, तब जाके हम न्यूक्लियस को तोड़ पाएंगे। बट नेचुरली आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को ये दूर फेंकते हैं, तो भी ये आपस में इतने छोटे से एरिया में क्यों सबमर्ज है, सारे क्यों रखे हुए हैं एक साथ। तो इसके पीछे यही रीजन है कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बहुत ही स्ट्रांग लेकिन वेरी शॉर्ट रेंज। वैसे ही अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कहते हैं कि वीकर फोर्स है, तो ये कैसा फोर्स है बच्चों, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत ही लॉन्ग रेंज पे ये अप्लाइड होता है। ठीक है, इसका एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर योर ईज। स्लाइड स्टॉप कीजिए और लिख लीजिए जो भी कुछ लिखा हुआ था मैंने बोर्ड पे। ओके, सो आई विल नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड। बस आप स्लाइड स्टॉप करिए, जो भी आपको लिखना है आप कॉपी में एक नोट्स ले। एक क्वेश्चन हम करते हैं कि मान देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग, बॉय नहीं मैन है इतना भारी। ओके, दूसरा देयर इज अनदर मैन स्टैंडिंग 3 meters अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसका मास सपोज करो कुछ है 60 kg, इसका मास है 70 kg। ओके, सो नाउ व्हाट इज द गिवन वैल्यूज, एफ जी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इन सॉल्विंग अ फिजिक्स प्रॉब्लम, देर विल ऑलवेज बी फर्स्ट स्टेप, हम चेक करेंगे कि इसके एसआई यूनिट्स, आपके सिलेबस में मैक्सिमम एसआई यूनिट्स आएंगे 3, मास, टाइम एंड डिस्टेंस। सो मास का क्या होना चाहिए केजी, टाइम का क्या होना चाहिए सेकंड, और डिस्टेंस का क्या होना चाहिए मीटर। तो देखिए ये केजी में है और मीटर में है, तो हमें कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट कन्वर्जन। अगर सेंटीमीटर में होता तो हम मीटर में कन्वर्ट करते, ये ग्राम में होता तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते, बट ये ऑलरेडी उस रिक्वायर्ड यूनिट में है जो हमें चाहिए। तो हम वैल्यूज रखेंगे, जी की वैल्यू कितनी पढ़ी थी हमने, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 क्या है बच्चों 60 kg, m2 क्या है 70 kg, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 6.67 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 60 इंटू 70 इंटू 10⁻⁻11। तो 3 3 9, 3 2 6, it will be 20, and see if there is any quantity which is divisible by 3, no. So अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनली it will be 6.67 into 1400 multiplied by 10⁻⁻11 and divided by 3. ओके, अब जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा कुछ 3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ओके, we'll solve this and you will get the final value of this. Okay, so all the best today. That's all about gravitation. In next part we'll study Kepler's law and some uses or some other parts of gravitation. Okay, thank you so much, have a nice day.